ह, ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर। मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता होगा, मैं आपको आपके आने वाले किसके लिए तो सीटेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हुए चल रहा था। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा हम आने वाले सीटेट एग्जाम्स के पेपर 1 के लिए क्या कर रहे थे, पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करते हुए चल रहे थे। जिसमें मैंने आपको साफ बोला था हम क्लास पहली से लेकर 5वीं तक की हिंदी, इंग्लिश और मैथ, क्लास तीसरी से लेकर 5वीं तक की ईवीएस और क्लास छठी 7वीं की साइंस और ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से ही आपका पूरा पेपर बनता है। तो उसी को कंटिन्यू, जिसमें मैंने आपका सबसे ज्यादा जो पोर्शन पूछा जाता है 60 to 70%, वो कहां से पूछा जाता है तो क्लास तीसरी से लेकर 5वीं तक की ईवीएस की बुक से, वो हमने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि है वाटर। देखा जाए तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नाम जो रखा गया इस चैप्टर का वो वाटर रखा गया, लेकिन हम चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं किस चीज की, एनसीईआरटी की। ठीक है, चलिए और डिले ना करते हुए सभी के सही बच्चे आ जाइए आज की क्लास में, और आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो लिख लीजिए वाटर। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ये जो वाटर है, ये जो वाटर है ये आपका थीम है यानी कि मेन थीम है या फिर सब थीम है। कहने का मतलब है कि आपकी ईवीएस में आपको पता होगा कि पूरा का पूरा जो टॉपिक बांटे हुए हैं वो थीम और सब थीम में बांटे हुए हैं। ठीक है, पहली क्लास में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था, दोबारा समझा देता हूं। देखिए, ये आपका जो है पूरा का पूरा ईवीएस का सिलेबस भी कहलाता है और ईवीएस की थीम और सब थीम भी कहलाती है। जो कि आज जो हम करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं वाटर यानी कि जल के बारे में बात करने वाले। ये कौन सी थीम है तो चौथे नंबर की। और कौन सी थीम है ये, मुख्य थीम है। कौन सी थीम है, मुख्य थीम है। मुख्य थीम आपकी 6 है, उप थीम आपकी 4 है। पहली क्लास में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा था, और साथ ही साथ में जब मेरा आपका पहला क्या था क्लास थी पढ़ने वाले, उसमें भी मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा आपसे कि जल जो है यानी कि वाटर जो है वो थीम है कि उप थीम है। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आ गया हो, किसी बच्चों को इस चीज को लेकर डाउट नहीं होगा। ठीक, अब आ जाते हैं दोस्तों अपने एनसीईआरटी के टॉपिक के ऊपर। एनसीईआरटी जब हमने लास्ट क्लास में जो छोड़ी थी क्लास, वो कहां छोड़ी थी तो हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 का चैप्टर नंबर 3, जो कि चैप्टर का नाम क्या है एनसीईआरटी बुक में, तो नाम है पानी रे पानी, वाटर ऑफ वाटर। ये जो है चैप्टर का नाम है। चैप्टर के नाम से कोई मतलब नहीं है, बस ये मानकर चलिए कि आपके यहां से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, चलिए वन बाय वन पॉइंट को समझाते हुए चलता हूं एनसीईआरटी बुक के, क्योंकि यही आपका रामबाण है। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी आपके सीटेट में इजीली आपके नंबर आएंगे, ईवीएस में 15 से 13 14 आराम से आ जाएंगे। ठीक, चलिए तो चैप्टर शुरू करते हैं आज का। देखिए क्या लिख रखा है, लिख रखा है कि आपके इलाके में गाई या फिर सुनाए जाने वाले पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं, इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात बोली गई है यहाँ पर कि जो भी आपके क्या है ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, पोएम्स है, वो जो है किससे संबंधित, पानी से संबंधित, किससे रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, पानी से संबंधित जो भी है वो कहां पर गाने के लिए प्रेरित करो आप बच्चों को, अपनी क्लास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अपनी कक्षा के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि इससे देखो दोस्तों अपने समुदाय के प्रति उन बच्चों का क्या बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और साथ ही साथ में उनकी क्या बढ़ेंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी। कहने का मतलब उनका लगाव बढ़ेगा उसके प्रति। और साथ ही साथ में कक्षाओं के अंतर्गत कविताएं या गीत या फिर कहानियां क्यों जोड़ी गई हैं। आप सही बच्चों को कई बार मैं बता चुका हूं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे कि आपके आने वाले या फिर बच्चों की कक्षाओं के अंतर्गत जो किताबें दी गई हैं उसमें कविताएं, गीत या कहानियों को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्यों जोड़ा गया है। तो बच्चा आनंद के साथ, मनोरंजन के साथ, खेल खेल के साथ चीजों को सीख सके, इसलिए इनको जोड़ा गया है। और साथ ही साथ में मैंने आपको बोला था जो कविताएं होती हैं वो कक्षा में कैसे पढ़ाई जानी चाहिए, तो लय ताल के साथ पढ़ानी चाहिए। कैसे, लय ताल के साथ पढ़ाई जानी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल सुस्त राम से होकर पढ़ाई। ठीक है, चलिए तो इतनी सी बात समझ में आ गई। बच्चों को अपने समुदाय के प्रति
अपने परंपराओं के प्रति, अपने गीत संगीत के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए या फिर उनके प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, बच्चों को अपनी कक्षा में उनको गाने के लिए प्रेरित कर सकते हो या फिर अवसर दे सकते हो। जैसे कि आप यहां पर देखोगे, पानी, पानी के प्रति एक अच्छी सी बहुत बढ़िया सी पोएम दे रखी है। क्या दे रखा है देखिए, मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं, जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। देख सकते हो कितना बढ़िया लय ताल में आप गा सकते हो बच्चों के साथ कि चलो बच्चों मेरे साथ पीछे पीछे रिपीट करो। क्या बोला, मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं, जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। ये आप डायरेक्टली लय ताल के साथ बच्चों के साथ गा सकते हो। बच्चा इसमें इंटरेस्ट भी लेगा और साथ ही साथ में आपके साथ मेल जोल बढ़ेगा और साथ ही साथ में बच्चा सीखने के प्रति उत्साहित भी होगा। ओके, तो इन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी कक्षा के अंतर्गत बच्चों को ऐसी चीजों को सिखाने के लिए, क्योंकि आप कौन से बच्चों की कक्षा में पढ़ाओगे, पहली से पांचवी में, यानी कि बहुत छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे हमारे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, कहां से मिलता है पानी, वाटर फ्रॉम वेयर। सीधी सीधी सी बात है कि जो हमें पानी मिलता है वो पानी आता कहां से, मिलता कहां से, तो सीधी सी बात है क्या पूछ रहा है आपसे, पानी के स्रोत पूछ रहा है। डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में कई बार दे दिया जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी के स्रोत है या फिर निम्नलिखित में से पहाड़ी इलाकों में पानी का मुख्य स्रोत क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। तो आपको देखो एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो पानी कहां कहां से मिलता है समझिए। पहला, झील से। तो ये तो बात आप सभी बच्चों को पता होगी, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, 1/3 पानी से भरा हुआ है। 71% जो हमारी पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी है, बाकी बचा हुआ जो है वो धरती है। लेकिन उस पानी को हम पी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादातर पानी जो है वो खारा है। कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो मीठे पानी के स्रोत है, सभी स्रोतों को मिला दिया जाए तो वो केवल कितना है, 2% भी कम है। ध्यान रखिएगा, जो हमारे पीने लायक वाटर है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, मीठा पानी या फ्रेश वाटर भी बोल सकते हो, वो 2% से भी क्या है, कम है। क्या है, 2% से भी कम है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो पानी का बोल सकते हो मात्रा जो है, परसेंटेज जो है, वो कहां पर पाया जाता है, तो वो हिमखंडों में यानी कि ग्लेशियरों में पाया जाता है, हिम नदी में पाया जाता है, जो कि जमा हुआ है, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे कि हमारे पानी में जो मीठा पानी है उसका सबसे ज्यादा जो स्रोत होता है वो कौन है, तो वो है ग्लेशियर। क्या है, ग्लेशियर। झील, तालाब, नदी, नौला, इनमें तो मुश्किल से 90.90% भी पानी नहीं है, यानी कि 1% से भी कम है जो हम इस्तेमाल करने लायक है। ज्यादातर जो पानी है वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। क्वेश्चन बनेगा, जो कि बन भी चुका है, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर का जो सबसे ज्यादा प्रमुख स्रोत है वो है ग्लेशियर, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो जमा हुआ है। ठीक है, चलिए इतनी सी बात समझ में आ गई सही बच्चों को। आगे चलते हैं, आगे बात करी जाए तो पानी कहां से मिलता है दोस्तों, हमें झील से। अभी मैंने आपको बोला जो 0.90% बचा है, यानी कि 1% से भी कम जो बचा है फ्रेश वाटर, उसमें झील भी है आपका। झील का पानी वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कहीं है कहीं नहीं है। तो झील हो गया। पानी हमें कहां से मिलता है, कुओं से। डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 20 साल पहले कुएं जो थे लबालब पानी से भरे रहते थे, लेकिन आजकल कुएं सूखते हुए जा रहे हैं। तो कुओं के सूखने के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, तो जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से इस चीज के बारे में समझाऊंगा। अभी आप पानी के स्रोत समझ लीजिए, कहां से मिलता है पानी। झील से मिल गया, कुओं से मिल गया, तालाब से मिलता है, झरने से मिलता है, सागर से मिलता है, नदी से मिलता है, साथ ही साथ में नहर से मिलता है। आजकल जो हम क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो लगा लेते हैं पानी की, वो ट्यूबवेल जिसे हम कहते हैं, गांव घरों में देखा होगा ना, खेतों को पानी देने के लिए चला दिया जाता है, होद भर के उसमें नहाते रहते हैं हम जैसे लोग। ठीक है, तो ट्यूबवेल हो गया। घर में नल लगे रहते हैं या फिर हैंडपंप लगे रहते हैं, नलकूप, वहां से मिलता है। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। ये देखो, गर्म श्रोता, आप सभी बच्चों को पता है, जैसे हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मणिकर्ण, वहां पर जो है नेचुरल गीजर है। क्या है, नेचुरल गीजर है। मैं अभी कुछ समय पहले वहां पर होकर आया था, लेकिन अभी जो है मैं इमेज नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि यार मैं पता नहीं इमेज लगाना भूल गया। ठीक है, तो गूगल वगैरह में चेक करना पड़ेगा, मेरी कहीं ना कहीं वहां पर इमेज है। काफी देर में आराम से उसमें आधा एक घंटा तैर के आया था, मस्त नहा का आया था। तो गर्म श्रोता वो नेचुरल गीजर है।
ये लगा लीजिए जो जहां से पाइप आ रहा है ना गर्म पानी, अगर वहां पर आपने हाथ लगा दिया तो ऐसा लगेगा पता नहीं गर्म पानी छू लिया हो। मैंने गलती से वहां पर एक बार छू के देख रहा था कि कितना पानी गर्म है, छुआ तो मुंह से निकलती है ना शुद्ध शुद्ध लैंग्वेज, वो निकला। मैं तेरी भैंस की यहाँ कितना गर्म पानी है, बहुत ज्यादा गर्म पानी था। फिर उस पाइप के बगल बगल होकर मैं नहाया। बहुत, ये लगा लो यार घर पे गर्म करते ना इतना पानी काफी देर में गर्म होता, और वहां से पानी आ ही जा रहा था, आ ही जा रहा था। ठीक है, पूरे जो वहां पर जो बह रही थी नदी उसमें धुआं ही धुआं निकल रहा था वो गर्म पानी की वजह से। ठीक है, तो वो है आपका नेचुरल गीजर कहा जाता है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेचुरल गीजर कहा जाता है। पूछा जाए गर्म पानी का श्रोता कहाँ है तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में। मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। क्या कहा जाता है इसे? टाका कहा जाता है, जिसे टैंक भी बोलते हो आप इंग्लिश में। अब ये कहां पर होता है तो आप सही बच्चों को पता है, हमारा भारत जो है वो विविधताओं का देश है। उसमें जो हमारा राज्य है कौन सा? राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा इलाका है जो कि सूखा और समतल, कहने का मतलब है सूखा इलाका, रेगिस्तानी इलाका है। तो वहां बारिश वैसे ही बहुत कम होती है और पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है। तो लोग क्या कर लेते हैं, लोग अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खुदवाकर कुआं सा बनवा लेते हैं। क्या बनवा लेते हैं? कुआं सा बनवा लेते हैं। और ये जमीन के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा होता है। क्या होता है? थोड़ा सा ऊंचा होता है। और इसके चारों तरफ गोल पियाड़ी से बना लेते हैं और जगह जगह इसमें छेद कर देते हैं, जगह जगह छेद कर देते हैं। और ये जो गोल प्याड़ी से बनाई है इसकी सफाई कर देते हैं। और जब भी बारिश होती है, क्या होती है? जब भी आपकी बारिश होती है तो इन गोल प्याड़ियों के अंदर ऊपर पानी गिरता है और पानी गिरकर इस छेदों से अंदर जा रहा होता है, कुएं में इकट्ठा हो रहा होता है। ये पानी इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं बारिश जब होती है इनके इलाके में कि वो पानी लंबे समय तक चल सके। और इसी को ही ये क्या कहते हैं? टका कहते हैं। क्या कहते हैं? टका कहते हैं। और कुछ लोग जो है इसके अंदर एक पाइप का कनेक्शन करवाकर छत में भी कर देते हैं, छत पर जो पानी गिरता है वो भी बहकर इसी के अंदर जाता है और ऊपर से रस्सी डालकर वो कुएं की तरह इसमें से पानी निकाल लेते हैं। तो राजस्थान के लोग जो है इसे टका कहते हैं। क्या कहते हैं? टका कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के लोग क्या करते हैं, पानी को हार्वेस्ट करते हैं, बारिश के पानी को, किसमें? टका में। ठीक है, एक ये हो गया राजस्थान की बात। दूसरा हो गया हमारा चश्मा। अब ये चश्मा क्या है तो ये भी दोस्तों पानी का स्रोत है। पहाड़ी इलाकों में जो पानी को इकट्ठा किया जाता है या मुख्य स्रोत माना जाता है वो चश्मा ही माना जाता है। क्या होता है ये? तो पहाड़ी इलाके जो होते हैं, ये जैसे कि ये पहाड़ी इलाके आप सही बच्चों को पता है, तो इनके बीच में जब बारिश होती है, क्या होता है? जब बारिश होती है तो इनके बीच में जो ये है यहाँ पर पानी जमा हो जाता है और ये कहीं ना कहीं से नीचे नीचे से रिस रिस कर एक जगह से निकलने लग जाता है। और जिस जगह से निकलता है उसी जगह को ये क्या कहते हैं लोग? चश्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? चश्मा कहते हैं। और ये जो है पहाड़ी इलाकों में पानी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। क्या माना जाता है? पहाड़ी इलाकों में पानी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक, तो पूछा जाएगा कि हिल स्टेशन या हिल एरिया में या माउंटेन एरिया में, पहाड़ी इलाकों में जो पानी का मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? तो वो होता है चश्मा। और आपका रेगिस्तान में यानी कि राजस्थान में टका, इनसे पानी को हार्वेस्ट करके लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलिए जल्दी से जल्दी नोट डाउन करिए फटाफट, आपके एग्जाम में कहीं से भी यहां से क्वेश्चन बनेगा, मिस नहीं करना है आप लोग। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक जितनी चीजें मैंने आपको समझाई वो सारी की सारी चीजें इजीली समझ में आ गई होंगी। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलें तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या तुमने कभी जमीन में से गर्म पानी निकलते देखा है? कहां देखा है? और पूछा है कहां। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप लोगों ने भी देखा होगा जो हिमाचल में रहते हैं। मैं गया था घूमने के लिए तो मैंने भी देखा था। नाम है जगह का मणिकर्ण। ठीक है, क्या है? मणिकर्ण। और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, वहां पर एक गुरुद्वारा भी बना रखा है। गुरुद्वारे के बीच में यानी कि इस तरफ से नदी बह रही है और नदी के अंदर से मतलब ऊपर ऊपर से लटकता हुआ इतना मोटा पाइप ला रखा है और वो पाइप से गर्म पानी आता रहता है। ठीक है, तो एक स्विमिंग पूल सा बना रखा है काफी बड़ा नहाने के लिए, और महिलाओं के लिए अलग बना रखा है। तो वहां पर पानी का गर्म स्रोत है, गीजर है। ये देख सकते हो, ये इसकी इमेज भी कुछ मैंने यहाँ लगा रखी है। मैं गया था, मैंने अपनी इमेज यहाँ नहीं लगाई है, बाद में कभी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका मणिकरण। ये क्या है? प्राकृतिक गीजर है। तो पूछा जाए जमीन से गर्म पानी निकलता हुआ या हमारे भारत में जो प्राकृतिक गीजर के नाम से जाना जाता है वो कहां पर है गर्म पानी का स्रोत? तो वह है हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण में। कहा है? हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण में है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे बोल रखा है कि कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता। इस पर चर्चा करना जरूरी है जिससे भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। देखो दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने नहीं पता तो मैं आपको कुछ मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के नाम बताता हूं, उनको जरूर देखिएगा। पहला, ठाकुर का कुआं, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, वहां पर उस जमाने में जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था तो उस जमाने में जो निचले जाति के जो लोग होते हैं, निचले वर्ग के जो लोग होते हैं, उनका अपना एक अलग कुआं हुआ करता था, बनियाओं का अलग हुआ करता था, ब्राह्मणों का अलग हुआ करता था, ठाकुरों का अलग हुआ करता था, और एक जिसका कुआं है उस कुएं पर उसी जाति के लोग जाया करते थे, किसी दूसरे जाति के लोगों को छूने भी नहीं दिया करते थे। माना जाता था कि वो क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ऊंचा वाला जाति नीचे वाले कुएं पे नहीं जा सकता था क्योंकि उनको जाना पसंद नहीं था, और नीचे वाली जाति ऊंचे वाले पर जाना चाहते थे तो वो जा नहीं सकते थे, उनको मारा पीटा जाता था। क्यों? क्योंकि भेदभाव था, चाहे वो जाति का मान लो या फिर रंग भेद मान लो। ठीक है, तो इन प्रति आप बच्चों से बातचीत कर सकते हो और उनके प्रति इनके प्रति क्या कर सकते हो, उन बच्चों के अंदर संवेदनशीलता उत्पन्न कर सकते हो। आप खुद सोच के देखो यार, एक व्यक्ति को पानी की जरूरत है, जैसे कि अभी अभी एक कहावत कही गई थी कि ऊंची जाति नीची जाति। अभी जब कोरोना के अंतर्गत लोगों की जान जा रही थी, अलग अलग लोगों को खून चाहिए हो रहा था, तो ऊंची जाति वाला नीची जाति का खून ले रहा था, नीची जाति वाले ऊंची जाति का खून ले रहे थे। तब वहां पर कोरोना जो था सभी का क्या था, वेंटिलेटर पे बैठ गया था सभी का। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा था, तब नहीं देख रहे थे ये ऊंची जाति नीची जाति, बस खून चाहिए था जान बचाने के लिए। लेकिन दूसरा यहीं पर ये पानी वानी के लिए हो रहा है। तो इन प्रति बच्चों में क्या कर सकते हो आप, संवेदनशील इकट्ठा कर सकते हो। यार ये जो है ना, ये छोटी मोटी चीजें, इनसे हमें ऊपर उठना होगा। इनसे जब हम ऊपर उठेंगे भेदभाव से, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हम भी विकास करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा आजकल ध्यान दिया जाता था, इससे भी ज्यादा ध्यान दिया जाता था पहले। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत कम हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हो गया, हाँ कम हुआ है ये मैं मानता हूं। तो इसके प्रति आप बच्चों से चर्चा कर सकते हो, इसके ऊपर बच्चों से विचार विमर्श कर सकते हो और भेदभाव को खत्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है छुटकी चकराई। अब छुटकी जो है वो कंफ्यूज हो गई थी। क्यों कंफ्यूज हो गई थी? कुछ नहीं, छुटकी और छुटकी के कुछ दोस्त जो है वो खेलकर बाहर से आ रहे थे अपने घर में। किस में आ रहे थे? घर में आ रहे थे। तब छुटकी और छुटकी के दोस्त को प्यास बुझाने के लिए उसकी जो चाची थी, उन्होंने क्या दिया उसको? तो जूस दिया। क्या दिया? जूस दिया। तो स्टील के गिलास में जूस लेकर आई, लेकिन छुटकी ने कहा मुझे स्टील के गिलास में नहीं चाहिए, मुझे कांच के गिलास में पीना है। क्या करना है? कांच के गिलास में पीना है। तो सभी दोस्तों ने छुटकी के गिलास में पीना शुरू कर दिया। छुटकी के लिए अलग से कांच के गिलास में जूस लाया गया। अब छुटकी ने देखा यार बाकियों के पास जो गिलास ऊंचे ऊंचे थे, उसके पास गिलास छोटा सा आया। तो उसने देखा कि यार मुझे तो कम गिलास में जूस दिया इन्होंने, तो उन्होंने साफ बोला छुटकी ने कि मुझे जूस नहीं चाहिए। तब चुटकी को बताया गया, चुटकी से पूछा गया क्यों नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे आपने कम जूस दिया, छोटे गिलास में जूस दिया। तब छुटकी को दिखाया गया कि ये जो गिलास का जूस है, अगर हम इस स्टील के गिलास में डालेंगे तो उतना ही बराबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टील का गिलास भले ही ऊंचा है लेकिन कम है चौड़ाई में, और कांच का गिलास भले ही छोटा है लेकिन चौड़ाई में ज्यादा है। ठीक है, क्या है? चौड़ाई में ज्यादा है। इसी को क्या कहते हैं अलग अलग भाषाओं में? विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी चीज के लिए बच्चा जो है कंफ्यूज हो गया था और इसीलिए छुटकी चकरा गई थी कि यार ये कैसा कमाल हो गया, गिलास छोटा है लेकिन फिर भी जूस ज्यादा है इसमें, यानी कि बराबर है। क्यों? क्योंकि गिलास की चौड़ाई ज्यादा कर दी थी, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। ठीक, इसलिए छुटकी चकरा गई थी। तो पूछा जाएगा डायरेक्टली क्वेश्चन, वैसे सीडीपी में बनता है लेकिन बनेगा आपके यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कि छुटकी आखिर चकराई क्यों थी। ठीक है, सही बच्चे समझ गए? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, विकेंद्रीकरण की बात करी गई थी यहाँ पर। आगे चलते हैं। आगे बोला गया छुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाएं बच्चों को, या उनको देखने, उनको करने के लिए बोले बच्चों क्रियाकलाप करने या फिर उनको दिखाने या फिर देखने से पूछने के मौके दे। कहने का मतलब है कि प्रश्न करने के, उनको तर्क वितर्क करने के आप उनको क्या दीजिए? मौके दीजिए कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि एक गिलास ऊंचा है और एक गिलास चौड़ा है और दोनों में जूस की जो मात्रा है वो क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो इस प्रति के प्रति जब आप क्या करोगे? प्रयोग करोगे। क्या करोगे? तो प्रयोग करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो बच्चे के अंदर ये जानने की उत्सुकता भी बढ़ेगी, और जब बच्चा किसी चीज को देखता है, ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, चीजें सीखने सिखाने में ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है,
तो सभी बच्चे समझ गए। वैसे अपन को प्रयोग करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको यहीं पर ही समझा दिया। भले ही गिलास ऊंचा था लेकिन दूसरा गिलास चौड़ा था, इसलिए दोनों में देखने को मिल रहा था बराबर। ओके, चलिए यहां तक सभी बच्चे समझ गए। ये वाला चैप्टर था आपका वाटर ऑफ वाटर, पानी रे पानी, जहां से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपको साथ साथ में समझाते हुए चला था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला चैप्टर आ जाता दोस्तों चौथा। एनसीईआरटी हम 1 बाय 1 कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट कर लिया। चौथा चैप्टर क्या है? आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला स्कूल। पहला स्कूल बच्चा, जब आप सभी बच्चों को पता होगा, स्कूल में जाना बच्चा कब से शुरू करता है? कहा स्कूल में जाना कब से शुरू करता है बच्चा? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एनसीएफ 2005 क्या कहती है ये कि बच्चा जब है 6 साल का होता है, यानी कि 6 वर्ष का होता है, तब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। क्या करता है बच्चा? तब स्कूल जाना शुरू करता है, पहली क्लास में। ठीक, तो ये हमारा पहला स्कूल, ये मानकर चल रहे हैं बच्चा क्या है, अभी 6 वर्ष का है। आगे चलते हैं, क्या लिखा गया? लिखा गया, अब ये चैप्टर जो है दोस्तों फैमिली के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? फैमिली के अंतर्गत। टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, टॉपिक छोड़ दीजिए, लिखना कि ये इसका है, ये इसका, बस एनसीईआरटी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अगर नोट्स बना रहे हो तो ऐसे बनाते हुए चलिए। ठीक है, चलिए लिखिए क्या लिखा है कि स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? देखो दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न पूछा इसने कि स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, देखने का मौका मिलता है, करने का मौका मिलता है। लेकिन आप लोगों को पता है जो हमारा पहला स्कूल होता है, पहला हमारा बोल सकते हो सीखने की जगह जो होती है वो क्या होता है? वो होता है हमारा परिवार। क्या होता है? हमारा परिवार। आप सही बच्चों को पता है जब हम इस जन्म में, यानी कि इस दुनिया में जन्म लेते हैं, इस दुनिया के अंतर्गत आते हैं, तो हम किससे वार्तालाप, किससे सबसे पहले टच में आते हैं? अपने परिवार से। परिवार से ये बच्चा सीखना शुरू करता है। भले ही आप 6 वर्ष की अवस्था में स्कूल जाना प्रारंभ कर रहे हो, स्कूल जाना शुरू कर रहे हो, लेकिन आपने सीखना पहले से ही प्रारंभ कर दिया था, और सीखने के लिए किसका सहायता ली थी आपने? अपने परिवार की। तो क्वेश्चन क्या बना? तो क्वेश्चन आपका ये बना कि निम्नलिखित में से हमारा पहला स्कूल किसको कहा जाता है? तो हमारा पहला स्कूल हमारे परिवार को कहा जाता है। और पहली शिक्षिका, फर्स्ट टीचर, किसको कहा जाता है? तो वो हमारी मां को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? हमारी मां को, यानी कि हमारी मदर को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो पहला स्कूल होता है वो हमारा परिवार होता है। हम अपने परिवार से सीखना प्रारंभ करते हैं, और हमारी जो पहली शिक्षिका होती है वो हमारी मां होती है। ठीक है, सीखते हम पूरे परिवार से, लेकिन शिक्षिका जो हमारी पहली होती है वो हमारी मां होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे तो पता होना चाहिए। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना प्रारंभ करते हैं या फिर शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो इन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, समझिए सभी बच्चे। यहाँ पर क्या है? वी लर्न सो मच थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल, बट डू यू नो विच इज आवर फर्स्ट स्कूल? साफ साफ बोला गया है कि आप जानते हो कि आपका पहला स्कूल कौन सा है? बिल्कुल, क्या है? इट इज आवर फैमिली। इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे, भावनाओं को समझो, लिखा वही है जो आपके मैं समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। पहला स्कूल हमारा परिवार है, सीखना प्रारंभ हम करते हैं अपने परिवार से ही। पहली शिक्षिका हमारी माता यानी कि माँ होती है। और सबसे पहले जो हम सीखते हैं अपने परिवार से, वो कौन सा गुण सीखते हैं? तो वो सीखते हैं ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। तो पूछा जाए आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चा अपने परिवार से जो सबसे पहले गुण सीखता है वो सीखता है ईमानदारी, यानी कि ऑनेस्टी। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, नोट डाउन कर लो आप सभी के सभी बच्चे। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रखा है? बोल रखा है कि तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? जैसे कि तुम्हारी आवाज हो गई, तुम्हारी आंखें हो गई, तुम्हारे बाल हो गए, तुम्हारी चाल हो गई, किससे और कैसे? सीधी सी बात है, आपसे यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा व्यवहार, रंग, रूप, आकार आपके किस परिवार के सदस्य से मिलता है? फॉर एग्जाम्पल के रूप में आवाज, आवाज की बात करी जाए तो कहा जाता है, जैसे कि मैं, मेरे परिवार में कहा जाता है कि मेरी जो आवाज है वो क्या है? थोड़ी सी बुलंद टाइप सी, मेरे पापा की तरह। क्या है? मेरे पापा की तरह है। मेरा जो व्यवहार है वो भी मेरे पापा की तरह है, वो भी जल्दी गुस्से में आ जाता है और मैं भी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ, फालतू में। ठीक है, फालतू में मतलब कहने का मतलब है
कि सही पे सही, गलत पर गलत, वो वाली बात। तो मेरे पापा पे मेरा व्यवहार जाता है, मेरी आवाज जाती है। साथ ही साथ में जो हमारे हाइट वगैरह है वो भी हमारे घर में हमारे पापा से ही मिलते। क्यों? क्योंकि हमारे पापा काफी लंबे लंबे थे मेरे पापा, ये, और हमारे घर में मैं और मेरा भाई भी लंबे लंबे हैं। ठीक है, तो हमारी किससे मिलती है अधिकतर चाल? तो हमारे पापा से। ठीक है, तो घर में ऐसा कोई ना कोई सदस्य होगा जो आपके घर में आपकी आंखें, आपकी आवाज, आपकी चाल, ये सारी की सारी चीजें आपके किसी ना किसी परिवार के सदस्य से जरूर मिलती होगी। तो इन चीजों का आप आज जाकर पता करिएगा और करने की कोशिश करिए कि आपके कौन सा व्यवहार आपके परिवार से मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने का, गाना गाने का आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वह अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। क्या बोला? इसके द्वारा बच्चा जो है अपने परिवार की खासियत भी पहचान पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं अपने अंगूठे को अपने कलाई से लगा लेते हैं। अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं लगा लूंगा, कुछ समय पहले मैं लगा लेता था, लेकिन अब हड्डियां थोड़ी क्या हो गई हैं, सख्त हो गई हैं, तो पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। कोशिश करेगा तो लग जाएगा, लेकिन क्यों अपनी उंगली को तोड़ने वाली बात करनी। ठीक है, या फिर जीभ का रोल बना लेना, या फिर बिना कान को छुए कान को हिला लेना, या फिर आपकी दोनों उंगलियों को ऐसा खोल लेना, या फिर किसी और प्रकार के डिजाइन। जैसे कि मेरा जो है, मैं अपने एक वाले ऊपर वाले होठ को एक ऐसा डिजाइन बना लेता हूं कि पूरे परिवार में कोई नहीं बना पाएगा। अलग अलग बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि वो जो गुण है मुझे कहीं ना कहीं अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य से जरूर मिले होंगे। तो ये क्या है? ये सारे के सारे गुण आपके परिवार से ही मिलते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपके परिवार से मिलते हैं? तो अपने अंगूठे को कलाई से लगाना, जीभ को रोल बनाना, उंगलियों को खोल लेना, या फिर कान को बिना छुए हिला लेना, ये सारी की सारी जो है अपनी जीभ को नाक पर लगा लेना, ये सारे के सारे जो गुण होते हैं अपने परिवार के किसी ना किसी मेंबर से, किसी ना किसी सदस्य को आपके प्राप्त होते हैं, यानी कि आपको मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। समझ गए सही बच्चे? तो ये था दोस्तों आज का अपना नेक्स्ट चैप्टर। यहां पर आपका नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता। बिल्कुल दोस्तों, छोटे छोटे से चैप्टर है, इजिली खत्म करते हुए चलेंगे, ना जल्दी करेंगे ना देर करेंगे, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि तैयारी आपकी परफेक्ट हो सके। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5। क्या है? छोटू का घर। क्या है? छोटू हाउसेस। अब ये छोटू का घर क्या है? तो आप सभी बच्चों को पता है, हमने एक बात करी थी क्या? शेल्टर के बारे में। शेल्टर क्या है? हमारा थीम है। तो उसी शेल्टर से आपका ये थीम निकल के आया। क्या पूछा है यहाँ पर? छोटू का एक घर। चलिए समझते हुए चलते हैं। लिखा क्या है देखिए, मकान कब घर बन जाता है इस पर चर्चा करवाना। मकान और घर में अंतर को स्पष्ट करेगा। देखो दोस्तों, सीधी सीधी सी बात है, पूछा इसने कि डिस्कशन करना है आपको कि व्हेन ए हाउस बिकम ए होम, हाउस और होम में क्या डिफरेंट है, घर और मकान में क्या फर्क है। सीधी सीधी सी बात है दोस्त कि मकान एक अलग चीज है और घर एक अलग चीज है। मकान बनता है ईंट रोड़ी बदरपुर पत्थर को आपस में मिलाने से, और घर बनता है सदस्यों के वहां पर रहने से। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में कि जैसे कि हमने जब अपना घर ट्रांसफर करा था तो हम रह कहीं और रहे थे, हमारा घर कहीं और बन रहा था, लेकिन वो घर तब जाकर घर बना जब हम वहां पर रहने के लिए गए। उससे पहले वो क्या था? मकान। मकान में जब तक कोई सदस्य किसी प्रकार के रहने नहीं आ जाते, आपस में फीलिंग में जुड़ नहीं जाते, तब तक वो घर घर नहीं कहलाता, मकान कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि मकान और घर में क्या डिफरेंट है या क्या उसके अंदर अंतर है, उस चीज के ऊपर आप चर्चा करवाएं। तो सभी बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मकान और घर में क्या अंतर है। मकान ईंट रोड़ी बदरपुर सरिये को आपस में जोड़कर बनता है, और घर परिवार के सदस्य को आपस में जोड़कर वहां जब रहने जाते हैं तब बनता है वो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में ये देखिए नीचे, छोटू जो है अपने गांव से मुंबई पर आया था। कहाँ आया था? मुंबई आया था काम करने के लिए, अपने भविष्य को थोड़ा सा सुधारने के लिए। तो जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। अब रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी, तो उसने क्या करा, सामने एक व्यक्ति को यानी कि एक लड़के को देखा, जो आपने देखा होगा ना सीवरेज पाइप होती है बड़े बड़े से, आप पे मेरे हाइट के बराबर, थोड़े से मेरे से ज्यादा ही 6-6, 7-7 फुट के सीवरेज के पाइप होते हैं। उन पाइपों को एक जगह रख दिया जाता है, और जब भी काम करना होता है तो उसको उठा उठाकर पाइपों को ले जाया जाता है उस स्थान पर जहां पर वो पाइपलाइन डलनी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बच्चा जो है उसी पाइपलाइन के अंतर्गत आराम से रह रहा था। तो छोटू ने भी क्या करा, उसके बगल में जाकर उसी पाइप में क्या कर लिया, अपना बिस्तर लगा लिया,
साथ में बाहर में 2 ईंटें जोड़कर खाना पकाने की जगह बना ली, बाहर तंबू लगाकर डंडे गाड़ लिए, बैठने की व्यवस्था कर ली। तो ये क्या है, इससे पहले जो था ये केवल पाइप था। क्या था, इससे पहले जो केवल था ये पाइप था, लेकिन छोटू ने जैसे इसमें रहना शुरू कर दिया तो ये क्या बन गया, छोटू का घर बन गया। तो इसलिए कहा जाता है कि मकान केवल ईंट रोड़ी बदरपुर सरियों का आपस में कॉम्बिनेशन था, लेकिन जब तक उसमें कोई रहने नहीं आता, सदस्य रहने नहीं आता था, जब तक वो घर नहीं बनता। तो ये क्या है, भले ही हमारे लिए पाइप है, लेकिन छोटू के लिए क्या है, उसका घर है, दिन रात गुजारने के लिए, आराम करने के लिए उसका एक स्थान है। ठीक है, इसलिए यही अंतर है आपके मकान में और घर में। छोटू के लिए भले ही वो क्या था, हमारे लिए भले वो पाइप है, लेकिन छोटू के लिए क्या है, उसका पूरा का पूरा घर है, आराम करने के लिए, रुकने के लिए, खाने पीने पकाने के लिए, सब वहां पर उसने पूरी व्यवस्था कर रखी है। ओके, चलिए आगे चलते। आगे पूछा है कि हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से और कुछ हमारी इजाजत के बगैर। देखो दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमारा जो घर है, हम मनुष्य तो वहां पर रहते ही, हम सारे फैमिली मेंबर्स तो रहते ही हैं, लेकिन कुछ वहां पर और भी जानवर रहते हैं जो कि आपकी मर्जी के साथ भी रह सकते हैं और बिना मर्जी के भी रह सकते हैं, जिसमें आप कुछ कर सकते हो और कईयों में कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में मकड़ी। क्या है, कभी आप बोलते हो कि हाँ भाई मेरी मकड़ी इस मेरे घर में आकर रहने लग जा, नहीं। मकड़ी देखा होगा दीवार के कोनों में या फिर कोनों में कहीं ना कहीं मकड़ी का जाल बनाकर आराम से रहने लग जाती है। तो मकड़ी क्या है, आपके इजाजत के बगैर ही आपके घर में रहती है। साथ ही साथ में चूहा, कभी बोला कि चूहा भाई आ जा। सफेद चूहे तो चलो ठीक है आपने पाल लिए, लेकिन कुछ आपने देखा होगा जंगली चूहे भी आ जाते हैं। तो चूहे जो होते हैं बिना इजाजत के आपके घर में रहने लग जाते हैं। साथ ही साथ में छिपकली, आपने देखा होगा आपके घरों में छिपकली वगैरह भी आ जाती है। वो बात अलग है, आपने एलोवेरा की डंडी टांग दी है तो एलोवेरा की डंडी की वजह से छिपकलियां घर में नहीं आती होंगी। ठीक है, बिल्कुल ये देसी नुस्खा है। अगर आपके घर में छिपकली आती है तो एलोवेरा की जो डंडियां होती है, यानी कि एलोवेरा का जो पौधा होता है वो रख लीजिए अपने घर में, नहीं आएंगी छिपकलियां। ठीक है, तो छिपकलियां भी आपके मर्जी के बगैर ही रहती है। देखा होगा कुछ ना कुछ पक्षी, जैसे कि कबूतर हो गया या फिर स्पैरो वगैरह हो गई, छोटी चिड़िया होगी, वो घोंसला बना लेती हैं आपके घरों में या फिर कहीं ना कहीं टांड वगैरह पर। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी के बिना, या फिर आपने तोते वगैरह पाल रखे होंगे जो कि नहीं पालने चाहिए। खामाखा क्यों मार रहे हो भाई, अगर किसी ने पाल रखे हैं तो कृपया करके आजाद कर दीजिएगा उनको, क्यों उन पिंजरों के अंदर मार रहे हो। मेरे पड़ोसी ने पाल रखा था उस दिन मैंने मान लो उसको है ना हड़काया तो नहीं, लेकिन बातों बातों में उसको इतना कन्विंस कर दिया कि उसने पिंजरे से निकालकर छोड़ दिया उस तोते को। ठीक है, और जब वो तोता निकला ना तो मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं उड़ पाया होगा, जाकर किसी पेड़ पर बैठ गया। उड़ना भूल जाते हैं पिंजरे के अंदर पक्षी कैद होकर। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी बच्चे ने पक्षी पाल रखा हो पिंजरे के अंतर्गत तो ना पालिए भाई, उसको छोड़ दीजिए। हाँ, कई बच्चों शौक होता है कबूतर पालने का, पाल सकते हो कबूतर, लेकिन वो जो पालतू होते हैं उनको पालिए। क्यों, क्योंकि वो जो है आप पूरी आजादी से रखते हो, आप पिंजरे में नहीं रखते हो। जैसे हम घर में रहते रात में और बाहर दिन में निकल आ जाते काम करने के लिए, तो उन कबूतरों को भी दिन में खुला छोड़ा जाता है, आराम से वो उड़ के इधर उधर जा सकते हैं। उनको पालिए आप, जो आजाद करके आप रख सकते हो। ठीक है, ये तोते होते जो पिंजरे वगैरह में रख लेते हैं भाई मत पालो इनको। ठीक, तो पक्षी जो होते हैं ये भी आपके मर्जी और बिना मर्जी के भी आपके घर में रह लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा चींटियां, चींटियां भी जो होती है आपके घर में क्या होती है, आपकी मर्जी के साथ या आपके मर्जी के बगैर वहां पर देखने को मिलती है या फिर रहती है। ठीक, तो ये कुछ ऐसे जानवर थे जो कि आपकी बिना मर्जी के भी आपके घरों में रहते हैं, और कई मामलों में आप इनको देखते रहते हो लेकिन कुछ कर नहीं पाते हो। ठीक, तो पूछा जाएगा आपके मर्जी के बिना कौन कौन से जीव आपके घर में रहते हैं, तो इनको आप लगा सकते हो आंसर। ठीक, समझ गए सही बच्चे, आगे चलते हैं। आगे बोला है कि क्या आप जानते हो, डू यू नो, गाना सुना है ना दलजीत दोसांझ का, डू यू नो है। चलिए आइए, तो क्या आप जानते हो, क्या जानते हो भाई, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र होती है। भाई ये क्वेश्चन अब तक आपके एग्जाम में नहीं बना है और पूरी की पूरी उम्मीद है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की। इसमें पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह जीव कौन सा है जिसकी देखने की क्षमता तो कम है, लेकिन भाई सूंघने की, छूने की और स्वाद की बहुत ज्यादा तीव्र है। वहां पर बच्चे आंसर देखा होगा कुत्ता, कुत्ता देखते लगा, लेकिन भाई कुत्ते की देखने की क्षमता भी अच्छी होती है, खराब नहीं होती है, लेकिन चूहे की देखने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। लेकिन सूंघने की, छूने की और स्वाद की, यहां से सूंघने से ऐसा लग रहा है कुत्ते की बात हो रही होगी, नहीं,
चूहे की भी बात हो सकती है। ओके, तो सूंघने की, छूने की तथा स्वाद की जो ग्रंथियां होती है वो बहुत ही परफेक्ट होती हैं। किनकी? चूहों की। देखने का भले ही क्षमता कम हो, लेकिन इन तीनों चीजों की वजह से वो अपने देखने की क्षमता को पूरा कर लेता है। तो पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि रैट्स की जो होती है आई साइट, वो क्या होती है? पुअर होती है। लेकिन सेंस ऑफ स्मेल्स, टच एंड टेस्ट उसकी जो होती है वो क्या होती है? एक्सीलेंट होती है, बहुत अच्छी होती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, समझ गए सभी बच्चे? यहां तक किसी बच्चों को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा? चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो आगे लिखा है कि बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की जरूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। आपने भी देखा होगा आपके घर में कोई ना कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां पर आपका जाना क्या है? जरूरी नहीं है, या फिर जाने पर पाबंदी होगी। ठीक है, होता है कईयों के घर में, कईयों के घर में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान को पूरे घर में जाने की अनुमति थोड़ी होती है। ज्यादा से ज्यादा गेस्ट हाउस या फिर कोई रिलेटिव आया तो आपके जो पर्सनल बेडरूम है वहां तक जाता है, पूरे घर में नहीं है। अगर दिखाना हो तो अलग बात है, वो अलग है, लेकिन पूरे घर में जाना अलाउ नहीं होता। वैसे ही आपके घर में जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको किचन में जाना अलाउड नहीं होता। जाता है तो किसी न किसी फैमिली मेंबर के साथ जाता है, क्योंकि पता है भाई कुछ ना कुछ कांड करके आएगा ये। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपको जब भी घर के बारे में बातचीत करनी है तो संवेदनशीलता से करें। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में जरूरी नहीं है कि एक ही पृष्ठभूमि के बच्चे हो, अलग अलग प्रकार के वर्गों के बच्चे हो सकते हैं। कईयों के घर ऐसे हो जो कि एक ही कमरे के हो, कईयों के ऐसे घर हो जो कि भाई घर ना होकर छोटू की तरह रह रहे हो। छोटू की तरह भी कई बार होता है ना कि फुटपाथ के किनारे पर झुग्गियां बनाकर कई लोग रहते हैं और उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने भी आते हैं। तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए आपको बात करनी है। इसलिए इस पाठ के अंदर क्या है? कमरों का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया, घरों के हिस्सों के बारे में जिक्र किया गया। अब वहां पर अगर कमरों की बात कर ली जाती तो कुछ बच्चों को हो सकता था कि नेगेटिव लगे, यार हमारे घर में तो कोई कमरा ही नहीं है, एक ही कमरा, वहीं पर ही हम रहते हैं, वहीं पर ही हम बैठते हैं, वहीं हम सोते हैं, वहीं हम खाते हैं। तो उन बच्चों को थोड़ा सा बुरा, अजीब सा लगता है, यार हम अपने घर के बारे में क्या बोले, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, बच्चा बोल ही नहीं पाता खुलकर अपनी बातों को। लेकिन वहीं पर ही बात करेंगे हम घर के हिस्से के बारे में, तो क्या पता बच्चे की नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाए, जो कि होगी, और फिर उस चीज के बारे में बच्चा वार्तालाप भी करेगा और बातचीत भी करेगा। ठीक है, तो इन चीजों का बात करते हुए आप देखिएगा कि उन बच्चों को किसी प्रकार का नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े और बच्चा जो है अपनी बातों को खुलकर सामने रख सके और अलग अलग घरों के बारे में बातचीत कर सके, चाहे उसके तौर तरीके के बारे में हो, आने जाने के बारे में हो, या किसी विशेषता के बारे में। ओके, तो इन चीजों के ध्यान में रखते हुए बच्चों से आप बातचीत कर सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला देखिए कि क्या तुम जानते हो, एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है आपकी। क्या है पॉइंट? लिखा है, छोटा छोटा दिख रहा होगा, भले ही मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्या लिखा है। लिखा है गांधी जी के 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे? तो क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से स्वच्छ भारत अभियान जो हुआ था वो कब से शुरू हुआ था? तो गांधी जी के 150 वर्षगांठ पर, यानी कि गांधी जी के जन्म हुए 150 वर्ष हो गए, उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया। देखा ना आपने, झाड़ू लगाते हुए अलग अलग प्रकार से लोगों को, ये हमारा स्वच्छ भारत का क्या है? लोगो है। आप अधिकतर जो चीजें खरीदते हो उनमें कई बार स्वच्छता अभियान के लिए टैक्स भी जुड़ा होता है, उसके लिए कुछ पैसे कलेक्ट किए जाते हैं ताकि उसको मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरुआत हुई थी इसकी? तो गांधी जी के 150वें वर्षगांठ के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, समझ गए सभी बच्चे? आगे चलते, आगे बोला है कि अपने साथियों से पता करो कि वह अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। आपने देखा होगा अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग रूप से आप लोग अपने घर को सजाते हो। देखा होगा दिवाली जब आती है तो आप अपने घर को लड़ियों से, दियों से, मोमबत्तियों से या फिर रंगोली वगैरह से सजाते हो। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा गया कि आप अलग अलग अवसर में आप अपने घर को कैसे सजाते हो। वहीं पर ही आपका एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चों को बताएं कि यह जो चित्र है वो महाराष्ट्र के वर्ली शैली से है।
क्या है, वर्ली शैली से। कौन सा चित्र, ये वाला चित्र, ये देख सकते हो, ये वाला चित्र जो है वो वर्ली शैली से है, जो चित्र की क्या है, बारीकियों पर ध्यान दिलाते हुए बच्चों से चर्चा करें। क्या कहा है, बारीकियों पर ध्यान दिलाते हुए बच्चों से चर्चा करें। एक ये घर बना हुआ था, घर के ऊपर ये पूरी की पूरी पेंटिंग बनी हुई थी। वहां के जो लोग होते हैं अलग अलग अवसरों पे अपने घर को डिजाइन से या फिर इस पेंटिंग को करते हैं, जिसमें ये व्हाइट कलर, मट्टी और गोबर का इस्तेमाल करके इसको बनाते हैं। पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में जो वर्ली पेंटिंग यानी कि आर्ट बनाई जाती है उसके किस चीज की सहायता से बनाई जाती है, तो व्हाइट कलर होता है यानी कि एक रंग होता है, उससे गोबर और मट्टी की सहायता से इसको बनाते हैं और दीवार पर पेंटिंग करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये क्या है, एक नारियल का पेड़ बनाया गया, उस पर कुछ चिड़ियाएं बनाई गई हैं। नीचे एक घर बनाया गया है, यहाँ पर कुछ बच्चे आपस में खेल जोल रहे हैं, यहाँ पर इनकी बकरियां चर रही हैं, ये चरावाहा है। तो इस बारीकियों पर ध्यान दिलाते हुए बच्चों से आप बातचीत कर सकते हो। मेन मुद्दा ये है कि वर्ली चित्रकला जो है वो कहाँ पर या किस लोगों के द्वारा बनाई जाती है, तो वर्ली जो समुदाय है उनके द्वारा महाराष्ट्र का एक गांव है वहां पर मनाई जाती है। कहाँ के लोग मनाते हैं, महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्योहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। देखो दोस्तों, क्या बोला गया है कि पाठ में प्रत्येक बच्चे से उनके घर में सजावट के बारे में पूछा गया। घर में जो आप सजावट करते हो वो किस प्रकार की करते हो उसके बारे में पूछा गया है, और बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत करी गई है। प्रक्रिया पर बातचीत इसलिए करी गई है क्योंकि स्थानीय सामग्रियों से भी आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपके घर में कोई कलर नहीं है रंगोली बनाने के लिए, तो आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आटे से भी आप अपनी पेंटिंग बना सकते हो। जरूरी थोड़ी है महंगी महंगी सामग्रियां खरीदनी। अलग अलग प्रकार से जो आपके घर के अंदर सामग्री पड़ी हुई है, उन्हीं सामग्रियों से आप अपने घर को सजा सकते हो, उभार सकते हो, अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा आप अपने घर की सजावट में हाथ निभा सकते हो। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में भी आप बातचीत करोगे तो बच्चों से आंसू रचित सामग्री यानी कि हैंडमेड चीजों के बारे में बच्चों का महत्व भी बढ़ेगा और बच्चा उन चीजों के बारे में सीख भी पाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, यहां पर आगे नहीं है, यहीं पर ही आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो ये था दोस्तों अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि क्या था, छोटू का घर। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब इन टॉपिकों से ध्यान रखिएगा, लास्ट लेक्चर में भी हमने बीच में छोड़ा था, वहां पर हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी थी क्योंकि बीच में ही चैप्टर एंड हो गया था, समय हो गया। आज हम यहाँ पर चैप्टर